एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट। तो इस वीडियो में हम हीट चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इन चैप्टर 3 यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर्स से बनते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर्स से आते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सर्दियों के दौरान हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वुलन क्लोथ्स जो हैं वो हमें गर्म रखते हैं, और जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वो हमें कूलनेस, कोल्डनेस की फीलिंग देते हैं। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. कभी कभी जब आप खाली बैठे होते होगे तब आप सोचते होगे कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्यों इतनी पर्टिकुलरिटी है, क्यों इतनी पेक्युलरिटी है कि समर में यही कपड़े पहनने हैं और वुलन में यही कपड़े पहनने हैं। देखते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, यानी सर्दियों में घर के अंदर हमें ठंडी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, अगर आप बाहर धूप में निकलते हो तो आपको गर्मी लगती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, पर समर में तो और ज़्यादा भयानक कंडीशन हो जाती है क्योंकि घर के अंदर भी गर्मी है और बाहर भी गर्मी है। सो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? कैसे हम पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट या कितना कोल्ड है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ जो है हमारे आसपास हमें देखने को मिलती हैं। कुछ जो होती हैं वो गर्म होती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो काफ़ी ठंडी होती है। जैसे कि चाय सुबह सुबह पीते हैं, कितनी गर्म होती है, और वही आइस जो है, जो कि रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसी तरह से 4.1 टेबल जो है उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कि आप आम तौर पे यूज़ करते हैं, और बताना है कि वो हॉट होते हैं या फिर कोल्ड होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन या नोट दिया है, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, यानी वैसे ऑब्जेक्ट्स को मत छूइए जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, और जब आप किसी कैंडल फ्लेम को या स्टोव को हैंडल कर रहे हो तब भी थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो उस टेबल को जब आप फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हॉट हैं पर एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा हॉट है, और एक और कंडीशन होती है कि दोनों कोल्ड है पर एक जो है वो दूसरे से ज़्यादा कोल्ड है। सो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉटर है या कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्डर है? सिंपल सी बात है, हम उनको टच करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हॉटर या कोल्डर है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट्स फाइंड आउट। पर क्या ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है? देखते हैं। मेजरमेंट जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा उसमें भी आपने हैंड स्पैन, फुट लेंथ, कितनी सारी चीज़ों का यूज़ किया पर वो रिलायबल नहीं था। तो क्या ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है क्या ये रिलायबल है? पढ़ते हैं इस चैप्टर में। एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स और कंटेनर्स, यानी 3 छोटे छोटे टब या कंटेनर लेना है। सबको नाम दे देना है ए, बी और सी। ए में ठंडा पानी रखना है और जो बी है उसमें हॉट वाटर रखना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर, और जो कंटेनर सी है उसमें हम ए और बी दोनों का पानी मिक्स करके, यानी गर्म और ठंडा दोनों पानी मिक्स करके रखेंगे। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, यानी अपना लेफ्ट हैंड कंटेनर ए में डुबाइए और राइट हैंड कंटेनर बी में। दोनों में 2-3 मिनट के लिए अपना हाथ डुबाए रखिए। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, यानी 2-3 मिनट तक रखना है, उसके तुरंत बाद आपको कंटेनर सी में रख देना है।
डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग लगती है, सेम गर्म या ठंडा लगता है? देखते हैं। तो जब आप डालोगे तो आप देखोगे कि जो पहले आपने ठंडे वाले में डाला था, जब उसको आप उस सी में डाल रहे हो तो आपको थोड़ा गर्म फील हो रहा है, और वही जब आप गर्म वाले को डाल रहे हो तो उसमें आपको बहुत ही कम अमाउंट में चेंज देखने को मिल रहा है। बूझो सेज यानी बूझो ने कहा, My left hand tells me that the water in mug C is hot, and the right hand tells me that the same water is cold. What should I conclude? तो आप देखोगे कि जो लेफ़्ट हैंड था, जो कि आपने ठंडे पानी वाले कंटेनर में डाला था, उसको जब उसमें डाल रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो पानी हॉट है, पर जब आप अपना राइट हैंड डाल रहे हो तब आपको लग रहा है कि पानी ठंडा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं और क्या कंक्लूज़न हमें निकालना चाहिए। Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो ये जो बूझो का कन्फ्यूज़न है, इससे ये बात तो पता हो गई कि सिर्फ और सिर्फ हम सेंस ऑफ टच से नहीं पता लगा सकते कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि कभी कभी ये हमें कन्फ्यूज़ और धोखा दे सकते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? तो हम कैसे पता करें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है? सो अ रिलायबल मीज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का एक रिलायबल मीज़र, जो कि एक ऐसा यूनिट की तरह हो, उसे कहा जाता है टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर होता है उसे एक डिवाइस से मीज़र किया जाता है जिसका नाम है थर्मोमीटर। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आपको बुखार होता है तो आप उससे टेम्परेचर चेक करते हो। सो वही डिवाइस होता है थर्मोमीटर। नाउ लेट्स सी मीजरिंग टेम्परेचर, यानी किस तरह से हम टेम्परेचर को नापते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, यानी याद कीजिए जब आपको या आपकी फैमिली में किसी को फीवर हो तो उनका टेम्परेचर मेज़र किया गया होगा बाय द थर्मोमीटर। सो द थर्मोमीटर दैट measures our body temperature is called a clinical thermometer. वो थर्मोमीटर जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मीज़र करता है उसे कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। कुछ इस तरह का होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमें बताया गया है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसे हाथ में पकड़िए और ध्यान से देखिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से भी मांग सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कुछ इस तरह का क्लिनिकल थर्मोमीटर दिखता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यानी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें एक लंबी सी नैरो सी ग्लास की ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और इसका एक एंड जो है इस पे बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मर्करी, यानी ये जो बल्ब है इसी में होता है मर्करी। आउटसाइड द बल्ब, यानी बल्ब के बाहर हमें एक शाइनिंग सी छोटी सी ये जो थ्रेड दिख रही है इसकी बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, अगर आपको ऐसे मर्करी थ्रेड नहीं दिखती है तो जो आपका थर्मोमीटर है उसे थोड़ा सा रोटेट कीजिए और फिर आपको दिख जाएगा। पर जब आप इसे देखोगे तो इसमें आपको भी एक स्केल भी दिखेगा। थर्मोमीटर को ध्यान से देखोगे, नंबर के साथ एक स्केल भी है। तो ये जो स्केल हम थर्मोमीटर्स में यूज़ करते हैं ये होता है सेल्सियस स्केल, जिसे हम डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट करते हैं। अब बूझो की कुछ वंडरेशन से देखते हैं। बूझो wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो फिगर है यहाँ पे दो दो स्केल्स दिए हैं, एक है ऊपर और आप नीचे भी देख सकते हो 100, इस तरह का एक नीचे भी स्केल है। तो बूझो जो है वो कंफ्यूज हो गया है कि उसे कौन सा स्केल पढ़ना चाहिए। पर हेली टोल्ड him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale। फिर पहेली ने उसे कहा कि जो इंडिया है उसने सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है, इसीलिए हमें वही स्केल पढ़ना चाहिए। और दूसरा स्केल जिसकी रेंज 94 से 108 डिग्रीज होती है वो होता है फ़ारेनहाइट स्केल। इसको पहले यूज़ किया जाता था और आजकल भी यूज़ किया जा रहा है यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, पर जो हमारी इंडिया है उसमें सेल्सियस स्केल को ही अपनाया जाता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर
रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग होती है वो होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.2 पे। रीडिंग अ थर्मोमीटर, यानी किस तरह से थर्मोमीटर को रीड किया जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। अब सीखते हैं कि किस तरह से थर्मोमीटर को पढ़ा जाता है। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। यानी दो जो उसमें बड़े बड़े मार्क्स होते हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमको सबसे पहले नोट करना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स सोन बाय स्मॉलर मार्क्स। और सबसे पहले दो जो बड़े बड़े हैं कुछ इस तरह के होंगे बड़े बड़े, उनके बीच का डिफरेंस लिखना है। फिर इनके बीच जो छोटे छोटे मार्क्स हैं ये भी लिखना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। मान लीजिए ये जो बिगर मार्क्स का डिफरेंस है वो 1 डिग्री है और बीच में छोटे 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 5 डिविजन्स हैं। तो फिर एक डिवीज़न का मीज़र कितना होगा? सिंपल सी बात है, डिवाइड कर देंगे। यानी 1 डिवाइडेड 5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। रीड करने के बाद उसे एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश कीजिए। होल्ड इट फॉर्मली, यानी ऐसे पकड़ना है और उसके बाद उसे थोड़े से जर्क्स यानी झटके देने हैं। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जो मर्करी ऊपर गई थी इन झटकों की वजह से मर्करी जो है वो नीचे आ जाएगी। सिर्फ नीचे आना ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान देना है कि वो जो मर्करी है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब ये जो थर्मोमीटर का बल्ब है उसे अपने दांतों के नीचे रखना है। 1 मिनट बाद आपको थर्मोमीटर निकाल लेना है और रीडिंग नोट करनी है। अब जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है वो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। यानी ऐसे हम नहीं बोल सकते कि 26, 94 इस तरह से नहीं बोला जाता है। जब भी बोला जाता है तो इसको इसके यूनिट यानी डिग्री सेल्सियस के साथ बोला जाता है। जैसे कि 42 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। अब बताइए कि आपका जब आपने टेम्परेचर मेज़र किया तो कितना टेम्परेचर आया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी अच्छा खासा स्वस्थ इंसान जो होता है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम टेम्परेचर लिखते हैं उसके साथ साथ उसकी यूनिट भी लिखते हैं। पहेली मीज़र्ड हर बॉडी टेम्परेचर, यानी पहेली जो है उसने अपना बॉडी टेम्परेचर मीज़र किया पर वो थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अश्योर कराने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है। मीज़र द बॉडी टेम्परेचर। कम से कम 10 फ्रेंड्स का आपको बॉडी टेम्परेचर मीज़र करना है, नेम और साथ ही साथ उनका टेम्परेचर एक क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 4.2 में लिखना है। क्या सभी लोगों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? ज़रूरी नहीं है कि सबका 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कि किसी का 0.12 ज़्यादा हो, किसी का 0.12 कम हो। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. यानी हम जो बोलते हैं एवरेज है, एवरेज टेम्परेचर है ये 37 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे निकाला गया है? बहुत सारे हेल्थी लोगों का जो टेम्परेचर था, बॉडी टेम्परेचर था, उसका एवरेज निकाला गया और फिर बताया गया कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, हेल्थी ह्यूमन बीइंग होता है, उसका एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मीज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। यानी ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मीज़र किया जा सकता है। अब इसकी जो रीडिंग होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होती, 36, 43 ऐसे क्यों नहीं होती? सो द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ह्यूमन बॉडी होती है ना ही उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसका जो रेंज होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बूझो हैज़ अ नॉटी आइडिया। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer.
यानी बूझो को एक शैतानी दिमाग में आई कि वो गर्म दूध का टेम्परेचर मेज़र करेगा क्लिनिकल थर्मोमीटर से, पर पहेली ने उसे रोक दिया। अब ऐसा क्यों रोक दिया ये देखते हैं। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body। यानी एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल आप ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के अलावा किसी और काम में मत कीजिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। ना ही थर्मोमीटर को हमें धूप में छोड़ना है और ना ही आग के पास। इससे क्या होगा, वो टूट सकता है क्योंकि इसकी रेंज जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हमने उसको ज़्यादा धूप में रख दिया तो हो सकता है टेम्परेचर आगे बढ़ जाए और जिसके कारण वो टूट जाए। सो दिस इज़ द कॉशन। नाउ लेट्स सी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे और किसी चीज़ का तो कर नहीं सकते। साफ साफ हमें बात बता दी गई कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी का कर सकते हैं। तो अब बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करें। तो इसके लिए कुछ अलग तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं और वैसा ही एक थर्मोमीटर है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। हो सकता है आपके स्कूल में आपको टीचर जो है ये थर्मोमीटर दिखाए। इसकी तरफ से ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा हाईएस्ट टेम्परेचर है और इसका कौन सा लोएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आपको लंबा सा फिगर दिख रहा है ये है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर का पिक्चर। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज होता है वो आमतौर पे -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में लिखाया था कि दो बड़े बड़े मार्क्स के बीच का डिफरेंस निकाला, फिर जितने छोटे मार्क्स से उससे डिवाइड किया, ठीक वही काम हमें यहाँ पे भी करना है और बताना है कि एक स्मॉल मार्क की वैल्यू कितनी है। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। अगर आपको थर्मोमीटर को सही से पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब किस तरह से थर्मोमीटर का यूज़ होता है ये भी पढ़ते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। एक बीकर या मग में नल का पानी लीजिए। डिप द थर्मोमीटर, यानी पूरी तरह से जो थर्मोमीटर है उसको पानी में डुबा देंगे ताकि उसका जो बल्ब है वो पूरी तरह से पानी में डूब जाए। पर इस बात का ख्याल रखना है कि वो बॉटम को टच ना करे और ना ही कंटेनर को साइड्स को। फिर जो थर्मोमीटर है उसको वर्टिकली कुछ फिगर 4.5 की तरह रखेंगे। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्करी इन द थर्मोमीटर, यानी जब उसको पानी में डाला तो देखिए मर्करी में क्या मूवमेंट आ रही है और तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक कि जो मर्करी थ्रेड है ये रुक ना जाए। कुछ इस तरह से उसको आपको रखना है। नोट द रीडिंग, यानी जो रीडिंग आ रही है उसको नोट कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे वाटर का टेम्परेचर कितना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, यानी क्लास में हर एक बच्चे ने क्या टेम्परेचर नोट किया है इसको रिकॉर्ड कीजिए। अब हम पढ़ते हैं। बूझो नाउ अंडरस्टैंड्स वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। अब बूझो को समझ आ गया कि क्यों हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से हाई टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते। बट स्टिल वंडर्स, पर अभी भी वो कुछ सोच रहा है कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इससे बॉडी का टेम्परेचर क्यों नहीं मेज़र किया जाता है। देखते हैं। In addition to the precautions to be taken while reading a clinical thermometer, the laboratory thermometer, यानी हम जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रिकॉशंस लेते थे ठीक उसी तरह से हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर में लेने हैं। पर साथ ही साथ कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। इसे हमें सीधा रखना है, कभी भी टिल्ट करके नहीं रखना है। और जो बल्ब है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी चारों तरफ से घिरा होना चाहिए उस सब्सटेंस से जिसका टेम्परेचर मेज़र करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि बल्ब जो है वो उस कंटेनर या उस चीज़ की सरफेस को ना टच करे। ठीक है। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, यानी आपके सारे फ्रेंड्स ने जो रीडिंग की थी क्या उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हैं तो पॉसिबल रीजंस को डिस्कस कीजिए। हो सकता है उन्होंने सही से ना किया हो, ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद हमें एक एक्टिविटी ट्राई करनी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर या मग में हॉट वाटर लीजिए। उसके बाद उसमें थर्मोमीटर दबाइए। तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक आपका जो मर्करी थ्रेड है वो स्टेडी ना हो जाए और फिर टेम्परेचर नोट कीजिए।
उसके बाद जो थर्मोमीटर है उन्हें पानी से बाहर निकालिए और ध्यान से देखिए कि क्या होता है। डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of water, क्या आपने देखा कि जैसे आप थर्मोमीटर को बाहर निकाल रहे हो जो मर्करी है उसका लेवल गिरने लग रहा है। इसका मतलब जो टेम्परेचर जो है हमें तभी पढ़ना होगा जब थर्मोमीटर पानी में है, क्योंकि बाहर निकालते ही वो जो मर्करी है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जा रही है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. पर अगर आपको याद हो तो जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ पढ़ा था तो हमने देखा था कि हम मुंह से निकालने के बाद रीडिंग पढ़ रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है, उसमें मरकरी क्यों नहीं गिरता है? कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर? तो क्या आप उस केस में लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपना टेम्परेचर मेज़र किया, उसे टंग के नीचे रखा, तो जब तक हम निकालेंगे तब तक मरकरी तो नीचे गिर जाएगा। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ बेस्ट फॉर रीडिंग आवर टेम्परेचर। और पर ऐसा बात नहीं है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को दूसरे कामों में यूज़ नहीं किया जा सकता, इसके भी बहुत सारे अलग अलग पर्पस हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी मरकरी क्यों नहीं गिरती या क्यों नहीं उठती जब उसे मुंह से बाहर निकाला जाता है? तो जब हम उसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो बल्ब है उसके पास में हमें किंक दिखेगी। अब इस किंक का क्या इस्तेमाल है ये भी देखते हैं। तो ये जो किंक होती है वो मरकरी लेवल को नीचे अपने आप नीचे या ऊपर गिरने से रोकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और दिया है, पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। यानी थर्मोमीटर में अगर मरकरी का यूज़ हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न हमें रखना पड़ता है। मरकरी जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल काम है। पर आजकल इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जा रहा है जिसमें मरकरी का कोई भी एप्लीकेशन या कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी किस प्रकार से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आप देखोगे कि जैसे एक फ्राइंग पैन को फ्लेम पे रखा जाता है तो वो गर्म हो जाता है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हीट है वो फ्लेम से यूटेंसिल तक पास कर जाती है। When the pan is removed from the fire, यानी जब उसे आग से उतार दिया जाता है तो धीरे धीरे ये ठंडी भी हो जाती है। तो अब ये ठंडी क्यों होती है? सो द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। सबसे पहले फ्लेम से पैन ट्रांसफ़र हुआ, पर जैसे ही उसे फ्लेम से उतार दिया पैन से सराउंडिंग्स में वो हीट पास हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो अब देख सकते हो दोनों ही केसेस में कि हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में पास करती है। अब पहेली का एक क्वेश्चन है, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज द सेम? यानी दो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर अगर सेम है उसका मतलब हीट जो है वो उनसे ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये बात भी सही है क्योंकि हीट जो है वो हमेशा हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट को फ्लो करती है, पर ये किस तरह से फ्लो करती है देखते हैं। सो फॉर दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक अ रॉड, यानी एक रॉड लेनी है और मेटल की फ्लैट सी स्ट्रिप लेनी है। आप किसी भी मेटल की ले सकते हैं, मान लीजिए एल्यूमिनियम या आयरन की लीजिए। फिर इक्वल प्लेसेस पे उस पर छोटे छोटे वैक्स के पीसेस भी लगा दीजिए। ये वैक्स के पीसेस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे लगाने हैं। उसके बाद जो आपका रॉड है उसे स्टैंड से क्लैम्प कर दीजिए। अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता है तो आप इसे दो ब्रिक्स के बीच में भी रॉक की तरह बना के रख सकते हैं। नाउ हीट द अदर एंड, यानी उसका जो दूसरा एंड है उसे हीट कीजिए और ध्यान दीजिए व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस। इन वैक्स पीसेस यानी मोम के जो पीसेस हैं इन्हें क्या होता है, क्या वो भी गिरने लगते हैं? कौन सा पीस पहले गिरता है ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब इस साइड से हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये हमारा जो फर्स्ट वाला है वो मेल्ट करेगा। सो द हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, यानी पहले हीट यहाँ थी पर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते हुए सबसे पहले इसे मेल्ट किया, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे और लास्ट में इसे। आगे देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच
हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिससे हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक पास होती है उसे कहा जाता है कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और जो सॉलिड्स होते हैं उनमें आमतौर से ये हीट जो है वो कंडक्शन के माध्यम से ट्रांसफ़र होती है। सो डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारे सब्सटेंसेस जो है वो हीट को आसानी से कंडक्ट कर देते हैं? अभी आपने देखा कि जो मेटालिक पैन था जो कुकिंग में इस्तेमाल होता है उसने तो हीट को पास कर दिया, पर क्या उसकी जो प्लास्टिक या वुडन हैंडल होती है क्या वो हीट को पास करती है? हम उसी से तो उसे हैंडल करते हैं पर उससे तो हमें नहीं चलता। यानी इनमें हीट पास ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है देखते हैं। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और बीकर, यानी एक छोटे से पैन या बीकर में पानी गर्म कीजिए। फिर कुछ आर्टिकल्स ले लीजिए जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, डिवाइडर। अब इन सब का एक एक एंड जो है वो हॉट वाटर में डिप कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और फिर सभी ऑब्जेक्ट्स के दूसरे एंड, यानी सबसे पहले इस एंड को डुबाया, फिर जो इनका ऊपर वाला एंड है इनको टच करना है और बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है और कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी वो मटेरियल्स जो कि अपने आप से हीट को पास हो जाने देते हैं उन्हें कहा जाता है कंडक्टर्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर। जबकि वो मटेरियल्स जो कि हीट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें कहा जाता है पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर्स, जैसे कि प्लास्टिक और वुड। अब जो हमारा वाटर और एयर होता है ये भी हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस? तो अब इन सब्सटेंसेस में किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है देखते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, यानी एक गोल सा बॉटम फ्लास्क ले लीजिए। इसमें 2/3 जो है पानी भर दीजिए। उसके बाद इसे एक ट्राइपॉड पे रख दीजिए या फिर इस तरह के अरेंजमेंट कीजिए कि जो फ्लास्क है उसको हीट किया जा सके। उसके नीचे कैंडल रखिए। तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक फ्लास्क का वाटर जो है वो स्टिल मतलब शांत ना हो। उसके बाद उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल जो है वो डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिलाइए बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ। नाउ हीट द वाटर। उसके बाद जो पानी है उसे हीट कीजिए, उसके नीचे एक कैंडल रखिए। उसके बाद जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है उसे नोटबुक में ड्रॉ कीजिए और साथ ही साथ लिखिए भी। तो जब पानी को गर्म किया जा रहा है तो फ्लेम के पास जो पानी है वो हॉट हो जा रही है और जो हॉट वाटर है वो गर्म होने के बाद ऊपर जा रही है और ऊपर वाली जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ रही है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, यानी हीट के सोर्स की तरफ। द वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन, यानी वो वाटर जो है वो भी हीट हो जा रहा है, फिर साइड का जो पानी है वो आ रहा है। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक पूरा पानी हीट ना हो जाए। एक बार फिर समझ लेते हैं। इस तरह से कुछ हो रहा है। सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, तो ये जब गर्म होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा। और जब ये पानी भी गर्म हो जाएगा तो जो साइड्स का पानी है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। और ये हीट ट्रांसफ़र का जो मोड है इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, यानी ये जो हीट है वो एयर में किस प्रकार से ट्रैवल करती है। क्या आपने देखा है कि जो धुआं है वो किस तरफ जाता है? धुआं जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स, यानी हीट सोर्स के पास जो हवा है वो जैसे ही गर्म होती है ऊपर जाने लगती है। फिर जो आजू बाजू की हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए आती है और इसी तरह से एयर जो है वो भी हीट होता है। इस एक्टिविटी से हमें ये आइडिया कंफर्म हो जाएगा। लाइट अ कैंडल, यानी एक कैंडल जलानी है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके जो हैंड्स है वो इक्वली हीट फील कर रहे हैं? अगर नहीं तो कौन से हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म फील कर रहे हैं ये आपको बताना है।
नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, इस बात का ध्यान रखिए कि ऊपर की तरफ की जो एयर है वो हीट हो रही है बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन, और इसीलिए आपका जो हैंड है फ्लेम के ऊपर का उसे गर्म फील हो रहा है। और वही जो आपने साइड्स पे रखा है वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन जैसी प्रोसेस नहीं हो रही है, इसलिए ना ही हवा गर्म है और ना ही ये टॉप पे है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, यानी जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्हें भी कुछ इसी तरह के फिनोमेना का सामना करना पड़ता है। दिन के वक्त जो वहाँ की लैंड है वो हीट हो जाती है एट अ फास्ट रेट। अब हीट हो जा रही है तो वहाँ की जो एयर है वो हल्की हो गई और ऊपर चली जाती है। फिर सी की जो ठंडी हवा है वो उसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, यानी जो गर्म हवा है वो सी की तरफ जा रही है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो एयर है सी की इसे कहा जाता है सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, यानी इस ठंडे सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए कोस्टल एरियाज में जो घर होते हैं उन्हें सी की तरफ फेस करते हुए बनाया जाता है। और रात के वक्त ये एकदम उल्टा होता है, वाटर जो है वो जल्दी ठंडा होता है लैंड के मुकाबले। इसी वजह से जो कूल एयर है लैंड की वो सी की तरफ मूव करने लगती है और इसे ही कहा जाता है लैंड ब्रीज। वेन वी कम आउट इन द सन, यानी जब हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी फील होती है। अब हीट हमारे पास कैसे आ रही है, तो हीट जो है वो ना ही कंडक्शन के माध्यम से आ रही है ना ही कन्वेक्शन की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एयर जो है वो अर्थ और सन के बीच में एक स्पेस टाइप सा बनाए रखी है। सो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस, यानी सन से हीट हमारी तरफ आती है एक दूसरी प्रोसेस से जिसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन, यानी जब रेडिएशन के माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र होता है तो इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम हो तब भी ये हो जाएगा और मीडियम ना हो तभी भी हो जाएगा। जैसे कि लिए जब हम हीटर के सामने बैठते हैं तब भी हम उसी प्रोसेस से हीट होते हैं, और यही जब हम हॉट यूटेंसिल को अवे करते हैं फ्लेम से तो वो भी ठंडा होता है बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन में जनरली कोई मीडियम नहीं होता है, हमारी बॉडी जो है वो भी सराउंडिंग्स को हीट देती है और उससे हीट रिसीव करती है बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन। सारी जो हॉट बॉडीज़ होती है वो हीट रेडिएट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सच ऑब्जेक्ट, अब ये हीट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उसने हीट के कुछ हिस्से को अब्जॉर्व किया होता है। सो वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला वाइल यू गेट गो आउट इन द सन, तो क्यों आपको बोला जाता है कि जब आप बाहर जा रहे हो तो एक अम्ब्रेला साथ लेके जाया करो। सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी समर और विंटर में हम किस किस तरह के कपड़े पहनते हैं। हम जानते हैं कि गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और विंटर में आमतौर पर डार्क कलर के कपड़े। तो ऐसा क्यों है देखते हैं। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें दो तरह के सेम कैंस लेना है, एक के बाहरी सरफेस को ब्लैक कलर से करना है और दूसरे को वाइट कलर से। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है पोर करना है, फिर उसे धूप में छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके बाद दोनों वाटर का टेम्परेचर जो है मेज़र करना है, क्या उनके बीच कोई डिफरेंस है, कौन सा पानी ज़्यादा गर्म है। आप सिंपली उन्हें टच करके डिफरेंस पता कर सकते हो, ठीक है। फिल द 2 कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10, यानी 4.10 में जो 2 कैंस वाली एक्टिविटी हुई थी उनको पूरी तरह से भर देना है सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर से, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस का हॉट वाटर से। फिर उनको छाँव में रखना है, फिर उनको छोड़ देना है 10-15 मिनट तक। फिर हमें बताना है कि किसमें पानी जो है वो जल्दी ठंडा हुआ। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्यों हमें गर्मियों में लाइट कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है और विंटर में डार्क कलर पहनने के लिए। तो ये जो डार्क सरफेस होते हैं ये हीट को अब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए ठंडियों में हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो हीट को अब्जॉर्व कर सके और हमें वार्म फील करा सकते।
जबकि ये जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं इन पे जितनी भी लाइट पड़ती है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम गर्मियों में इन्हें पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, यानी वुलन क्लोथ्स किस तरह से हमें ठंडियों में वार्म रखते हैं। तो विंटर में हम वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। वुल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है और साथ ही जो वुल फाइबर्स होते हैं इनके बीच में एयर जो है वो ट्रैप्ड होती है। अब ये एयर जो है वो हीट के फ्लो को प्रिवेंट करती है, इसी वजह से हमें वार्म फील होता है। मान लीजिए अगर आपको चॉइस दी गई विंटर में कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक थिक ब्लैंकेट मिलेगा या फिर 2 थिन ब्लैंकेट्स जिनको साथ में जोड़ा गया हो, तो आप बताइए कि आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों चूज़ करेंगे। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 2 पतले पतले ब्लैंकेट लेंगे तो उनके बीच की एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और वो आपको ज़्यादा वार्म रखेगी। तो कुछ इसी तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।